हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं 100 मार्क्स का जो हिंदी है, 100 मार्क्स का हिंदी 12 क्लास का, उसका 5वां चैप्टर का समरी। 5वां चैप्टर का नाम है रोज। क्या है नाम? रोज। तो मैं उसका आज समरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी ने। ठीक, इनको प्यार से, इनका नाम थोड़ा बहुत लंबा है इसलिए इनको प्यार से अज्ञे जी भी कहा जाता है। तो इसका समरी बताने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, नए हैं, या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं रोज। तो मैंने बता दिया पहले ही कि रोज जो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो पहले इनका परिचय जान लेते हैं, अज्ञे जी का लेखक परिचय। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था। ओके, 7 मार्च 1911 में। और निधन 4 अप्रैल 1987 में इनका मृत्यु हो गया। फिर इनका जो जन्म स्थान है कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यानी इनका जन्म हुआ था कुशीनगर में। ओके, और इनके माता का नाम था वयंती देवी और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता भी थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में है कि आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक दिया इन्होंने। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक दिया। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर। और 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से ये क्या किए, BA MA लाहौर से किए। ओके, फिर उनको कौन कौन सी भाषा की जानकारी थी, कौन कौन से भाषा ये जानते थे वो देख लेते। तो इनको संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल इत्यादि अनेक भाषा के जानकार भी थे। ओके, फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद किया था। जो अज्ञे जी थे उन्होंने क्या किया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा एक गोरा लिखा हुआ है, गौड़ा महादेवी वर्मा का, लेकिन गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। तो उनका जो लेख था उसको ये हिंदी में फर्स्ट टाइम यही अनुवाद किए थे। तो कह सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन ने रविन्द्रनाथ ठाकुर का कौन सा रचना का हिंदी अनुवाद किया, तो आंसर होगा गोरा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आगे है कि अभिरुचि, यानी इनको कौन कौन चीज़ में अभिरुचि थी। तो बागवानी में, पर्यटन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला में, शिल्पकला इत्यादि में ये प्रवीण थे। प्रवीण करने का मतलब एकदम कुशल थे, ये चीज़ में इनको मन लगता था। आगे है कृतियाँ इनकी, छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवन, उत्तर प्रियदर्शी, ये जो उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है। ठीक है, सदा नीरा और अंतरा। ठीक, तो मैंने जो भी इतना लिखा है 4-5 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से शेखर एक जीवनी और अंतरा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लेकिन 4-5 ही है तो मैं चाहूँगा कि आप 4-5 सब याद कर ले जितना भी मैंने लिखा है। ठीक, आगे सम्मान, इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कारित किया गया और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा पुरस्कारित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते। कहानी जानने से पहले, कहानी का समरी जानने से पहले कहानी में आए हुए पात्र के बारे में जान लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे भाई है, ये एक भाई, एक लड़की के भाई है। ठीक, वो कौन लड़की के है, तो मालती। मालती बहन है अज्ञे जी की, अज्ञे जी की बहन है मालती। ओके, और ये मालती जो है इनकी अपनी बहन नहीं, दूर की रिलेशन की बहन है। फिर आगे है
टीटी, टीटी मालती का बेटा है, सॉरी बेटी लिखा गया है, बेटा है। ओके, और महेश्वर मालती के पति है, पति है इनके। चलिए आगे देखते हैं समरी। ठीक, रोज का समरी। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं इस कहानी का एक शॉर्ट बात बता देता हूँ कि कहानी में बोल क्या रहा है। ओके, कहानी का उद्देश्य क्या है। तो रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री चिदानंद हीरानंद अज्ञे द्वारा लिखी गई है। रोज अज्ञे जी की बहुचर्चित कहानी है और इस कहानी में मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता है तो अपना सारा समय घर के काम में निकाल देती है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा भारतीय समाज में मध्य वर्गीय फैमिली जो होता है, मिडिल क्लास, उस फैमिली में क्या होता है ना कि महिलाओं को बाहर जाके काम करने का हक नहीं रहता, वो सिर्फ अपना घर में रहेगी और घर का ही काम करेगी। तो उनका जो जीवन होता है मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली के औरतों का, उनका जीवन घरेलू काम में ही बीत जाता है। ओके, तो वही पर ये कहानी बना, उसी पर अज्ञे जी की चचेरी मचेरी कोई दूर की रिलेशन की बहन थी, उसी पर ये कहानी है। चलिए कहानी देखते हैं। कहानी आत्मकथा शैली में है। इसके प्रमुख पात्र लेखक और उसकी बहन मालती है। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। ओके, कहने का मतलब कि ये कहानी एक बैग स्टार्ट हो जाती है और ये कहानी के मुख्य पात्र है लेखक खुद और उनकी बहन मालती है। ठीक, तो अचानक से ये कहानी शुरू हो जाता है। तो कहानी में क्या होता है कि दोपहर का टाइम रहता है, लेखक अपनी बहन के यहाँ अचानक आते हैं और जैसे आंगन में कदम रखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि मान के चलो कि उस आंगन में किसी का श्राप है। ओके, उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आ जाती, यानी जैसे वो अंदर आते हैं अज्ञे जी, उसका आवाज़ सुनकर, पैर का आवाज़ सुनकर मालती बाहर आ जाती है। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा वे नहीं है, यानी मालती से पूछते वे नहीं, यानी मालती के पति नहीं है। ठीक, तो मालती कहती है कि नहीं, अभी वे दफ्तर से नहीं आए हैं। मालती पंखा उठाकर लाई और ऊपर झुलाने लगी। तो मालती, जैसे कि हम लोग के मिडिल क्लास फैमिली में उस समय का पहले का बात है, तो उस समय सबके पास पंखा हर जगह नहीं होता था, तो मालती हैंड फैन लाई और उसको झुलाने लगी, हौंकने लगी लेखक को। ठीक, यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है, यानी अचानक ये कहानी प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती, उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। यानी जो मालती है, मालती के घर पर जब लेखक जाते हैं तो वो लेखक से उनका हालचाल भी नहीं पूछते और उसका मालती का व्यवहार ऐसा था ना कि उसके कंधे पर मान के चलो कि फैमिली का पूरा बोझ है। ठीक, फिर आगे है। बचपन की बाबली चंचल शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। कहते हैं लेखक कि ये थी, वो शादी के बाद इतना बदल गई कि उसके चेहरे पर चुप्पी एकदम छाया सा हुआ है, एकदम वो चेंज ही हो गई। तो ये तो बहुत अचानक बात हो गया, चौंका देने वाला बात हो गया। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया है। अतिथि का आगमन पर उसका कोई उल्लास का कारण नहीं है। अब मतलब ऐसा वहाँ फील हो रहा था मालती के घर पर जाके लेखक को कि जब हम लोग के घर में कोई अतिथि आता है तो हम लोग के घर में उल्लास हो जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन मालती के घर पर ऐसा कोई माहौल ही नहीं बना, तो जिस कारण लेखक को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर आगे है, और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है, यानी और जो लेखक थे अज्ञे जी, उनको भी वहाँ पर अजीब सा एक छाया एकदम लग रहा है कि शोक सभा में आए हुए हैं, वैसा उनको फील हो रहा है, एकदम बोरिंग टाइप का। मतलब ऐसा लग रहा है जिस पर लग रहा है कि इस घर पर किसी भूत प्रेत का साया है। फिर आगे है, मौन छाया वातावरण को
मालती का बच्चा भंग करता है। यानी वहाँ पर सब एकदम चुप चुप थे, मौन मतलब चुप रहना। और उस वातावरण को, चुप्पी वाला वातावरण को मालती का जो बच्चा है वो भंग कर देता है, यानी वो रोने लगता है। मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक की दूर की रिश्तेदार की बहन है। मैंने पहले ही बताया कि मालती क्या है, लेखक की दूर की बहन की, मतलब दूर की रिश्तेदार की बहन लगती है, अपनी बहन नहीं है। फिर आगे है, वह उसके साथ सखी रूप में ही रहती थी, उनका संबंध ऐसा ही था। यानी कहने का मतलब कि मालती तो ऐसे तो उनकी बहन थी, लेकिन वो सखी के साथ, सखी के रूप में रहती थी, साथ खेलती, लड़ती, पिटते और पढ़ते भी साथ थे। यानी एकदम दोस्त के तरह थे, बहन के तरह, खेलते भी थे, लड़ते भी थे, मार भी खाते थे बड़ों से, और साथ में पढ़ने भी जाते थे। ओके, लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। बच्चा का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला कोई नाम नाम कोई नहीं रखा ही नहीं है, कोई नाम रखा ही नहीं है, पर हम टीटी कहते हैं। यानी जब लेखक उस रोते हुए बच्चे का नाम पूछता है तो मालती कहती मैंने तो इसका कोई नाम ही नहीं रखा है, और लेकिन ऐसे प्यार से इसे टीटी पुकारते हैं। ठीक, चलिए आगे है। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की। सही बात है, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप मेहमान से बात ही नहीं करोगे तो मेहमान को थोड़ा अजीब लगेगा। कैसा हूँ या यहाँ भी यह भी नहीं पूछा, कि मालती ये भी नहीं पूछी कि लेखक कैसा है, मतलब लेखक से। फिर आगे लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रशंसा नहीं हुई है। लेखक खुद ही बात बोल देता है मालती को। तो वो क्या होता है देखिए आगे, वह मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। यानी मालती का इस पर कोई अच्छा रिएक्शन ही नहीं हुआ। बस होता है ना कि अचानक कोई किसी से कुछ बात बोले तो हूँ करके चुप हो जाना, वही यहाँ पर बात हुआ। फिर आगे मालती का अंतर्द्वंदु मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियां भटक गई और संज्ञाहीन की स्थिति मौजूद थी। यानी कि जो बचपन में मालती थी और अभी की जो मालती एकदम चेंज हो गई है। पहले का एकदम चंचल थी, बचाल थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन अब साहब एकदम शांत हो गई, संज्ञाहीन हो गई। आगे थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता, यह भी परेशानी। यानी मालती का मेन प्रॉब्लम 3 ही ठो है, कि वो दिन भर घर का काम करती है, बच्चा को संभालती है, कि वो एकदम थक जाती है, एकदम टूट जाती है। और दूसरा है कि वहाँ पर जिस जगह पर मालती रहती है वहाँ पर सब्जी कम मिलता है, और सब्जी के साथ साथ वहाँ पानी भी समय पर नहीं आता है। तो ये सब मालती का मुख्य परेशानी था। उसका भी चित्रण है, नौकर भी नहीं मिलता, और मालती के घर में काम करने के लिए नौकर भी नहीं मिलता है। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। यानी हम लोग के समाज में, भारतीय समाज में, स्त्रियां जो पत्नी होती है वो पति के खाने के बाद ही खाती है। तो मालती का पति 3 बजे दोपहर में खाता है, यानी मालती को 3 बजे के बाद खाना पड़ता है, और रात को 10 बजे खाता है, यानी मालती को 11 बजे के आसपास तो खाना पड़ता है खाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। जो मालती, उसका जीवन एकदम रोज एक जैसा ही बीतता है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यहाँ मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभारा गया है। कहने का मतलब कि जो मालती का जीवन है रोज ऐसा ही, उसको रोज 3 बजे के बाद खाना पड़ता है, रात को 11 बजे खाना पड़ता है, और दिन भर काम करना पड़ता है। और जो मालती का पति, उसका अधिक समय कहाँ बीतता है, डिस्पेंसरी में बीतता है, यानी जहाँ वो काम करता है, या सोने में बिताता है। ठीक, और जो मालती का पति है एक डॉक्टर है, और एक और होता है ना कि कांटा चुभ जाने से अंदर ही अंदर घाव हो जाता है, तो वो सब का इलाज मालती का पति करता है। फिर आगे है, जिसमें लेखक को
सफलता मिली। यानी ये सब बात मालती से पूछे लेखक जी ने, और तब उन्होंने अपनी कहानी में लिखने में उनको सहूलियत मिला। आगे है, उसके पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था, दोनों का परिचय हुआ, उनका नाम था महेश्वर। कहने का मतलब कि लेखक शादी से पहले ही मालती से मिले हुए थे, 4 साल पहले जब शादी नहीं हुआ था मालती का तब, और अब मिल रहे हैं तो शादी हो गया और उसके एक बच्चा भी, और उसके पति से कभी वो नहीं मिले थे तो पहली बार मिले हैं, और उनका नाम महेश्वर था, ये मैंने पहले ही बता दिया। और दोनों में फिर बातचीत होने लगता। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनकी अस्पताल की ज़िंदगी की भी चर्चा है, यानी उनके अस्पताल के बारे में भी बताया गया कि एक ग्रेगरी कुछ नाम का रोग होता है, उसके ये स्पेशलिस्ट थे। ठीक, आगे उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा, यानी जो मालती के पति उनका रूटीन कैसा है उन पर ही वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? यानी जैसे ही मालती खाना लाकर रखी तो लेखक ने पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश ने दिया, वह पीछे खाएगी, यानी मेरे खाने के बाद खाएगी। ये बात है हमारे भारतीय समाज में। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे। मालती बर्तन मांजती है। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है, यानी बाहर आंगन में पलंग लगा हुआ था, उस पर मालती का पति महेश्वर और अज्ञे जी बैठ के बात कर रहे थे। उसी पर उसका बच्चा टीडी भी बैठा हुआ था। तो क्या होता था कि वो दोनों बात में बिजी रहते थे और टीडी बार बार पलंग पर से गिर जाता था। तो क्या हुआ कि मालती तीखी प्रक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। मालती अब सही बात है कि मालती बर्तन मांज रही है, उसका पति बात कर रहा है, यहाँ तक बच्चा भी नहीं संभाल रहा है। तो मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाते हुए यह बताती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। सही बात है। और हमारे भारतीय समाज में जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि महिलाओं को सारा बोझ महिलाओं पर दे दिया जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी का अंत भी करुणा है, यानी कहानी भी एकदम करुणा के साथ, एकदम कष्ट के साथ खत्म होता है। आगे है, 11 का घंटा बजता है। मालती कहती 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराशा का भाव है। रोज ही यह होता है। कहने का मतलब कि रात का जब 11 बजता है तो घंटा बजता है तो मालती कहती है, ओह 11 बज गया, एकदम थक कर निराश होकर। और ये उसका रोज का रूटीन है, इसीलिए रोज का रूटीन है जो महिलाओं के, इसलिए अज्ञे जी ने शीर्षक रोज रखा है। फिर आगे है, एक घटना और भी महत्वपूर्ण है। महेश्वर कुछ आम लाया था जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर उन्हें धोने को कहते। जब महेश्वर दफ्तर से घर आए थे तो रास्ते में वो आम खरीद लिए थे और घर लाए थे जो पेपर में लपटे हुए थे। ओके, मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती, यहाँ तक भी तरफ वंचित है कि वह बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है। अब कहने का मतलब है कि मालती अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसको अखबार पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता है। और जब वो मालती का पति आम अखबार में लाता है और बोलता है कि धो लो इसे, तो मालती उस अखबार को पढ़ लेती है। और वो अखबार का पुराना अखबार का टुकड़ा रहता है, एकदम पुराना, और उसको दोनों तरफ से मालती क्या करती है, पढ़ लेती है, तब जाकर धोती है। तो इससे पता चलता है कि मालती को अखबार पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता है या उसके पास टाइम नहीं है। ठीक, और जब लेखक आए थे तो उसका डायरी भी लेकर कुछ समय तक मालती ने पढ़ा था थोड़ा सा, जिससे पता चलता है कि मालती बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है लेकिन मिल नहीं पाती है। तो ये हमारे भारतीय समाज के मिडिल क्लास फैमिली की एक महिला की कहानी है जो बहुत ही भावुक कर देती है हमारे हृदय को, और इसका अंत भी करुणा से होता है।
तो इस जो हमारा ये समाज है कि पुरुषों के बाद महिला खाएगी, ये सब समाज को चेंज करना चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों के साथ अधिकार देना चाहिए। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने अर्धनारीश्वर में बताया था। ठीक, तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि जो मेरा YouTube चैनल पे लोगो लगा हुआ है, चैनल का लोगो, वो ये वाला लगा हुआ है, ये वाला, ओके। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स बनता है, उस पर ये लोगो लगता है। तो ये दोनों लोगो मेरा ही है, डरने की कोई बात नहीं है। जो मेरे चैनल पर है सही है, ओके। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।